ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी किसने फराहम की? क्या 1957 में अमेरिका ने खुद ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी फराहम नहीं की थी? 45 साल बाद भी ईरान एटम बम क्यों नहीं बना सका? अमरीकी तावन के 22 साल बाद भी ईरान नाकाम रहा, या वो कुछ छुपा रहा है? अगर ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर की सलाहियत है, तो फिर इजरायली ड्रोन्स तेहरान में इतनी आसानी से दाखिल कैसे हो गए? जब इजराइल ने तेहरान पर हमला किया, जब साइंसदान निशाना बने, जब फौजी मराकज तबाह हुए, तो हमास और हिजबुल्लाह खामोश क्यों थे? क्या ये खामोशी एक तयशुदा स्क्रिप्ट थी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमाल खटक। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद। आज हम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि वो सिर्फ एक जंग या हमले की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुरअसरार और आलमी स्टेज पर चालाकियों से भरा खेल है जिसका हर मोड़ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जंग एक हकीकत है या ये सब एक आलमी मंसूबे का हिस्सा है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खुद अमेरिका ने शुरू किया था? जी हाँ, 1957 में अमेरिकी सदर आयरन हावर्स ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी फराहम की। ये शराकत दारी 1970 तक जारी रही, यहाँ तक कि 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ख़त्म हो गए, मगर इसके बाद भी ईरान ने जौहरी तरक्की रोकने की बजाय उसे जारी रखा। ईरान हमेशा कहता रहा है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन है, लेकिन हकीकत क्या है? और असल सवाल, अगर ईरान पुरअमन प्रोग्राम चला रहा था तो इसराइल को ख़तरा महसूस क्यों हुआ? दोस्तों, सवाल ये है, अब यहाँ पर दो सवालात हैं। नंबर वन, इस वक्त जो जंग शुरू है, जो 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और आज अमेरिका ने भी कर दिया, इस जंग का मुद्दा ये है कि ईरान के एटमी मंसूबे से इसराइल को ख़तरा है, और इसराइल ये ख़तरा महसूस कर रहा है कि ईरान एक जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल कर चुका है और ये उसके लिए ख़तरा है। अब सवाल ये है कि इसराइल की वजूद को तस्लीम करने वाला दुनिया में पहला मुल्क ही ईरान था, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि शहनशाह ईरान इटसेल्फ, वो हिमसेल्फ एक अमेरिकन प्रो था, और अमेरिका ने खुद ही ये जौहरी प्रोग्राम ईरान को दिया था। आप आगे चलते हैं कि 1979 में जब एक सो कॉल्ड इस्लामी इनकलाब लाया गया, जिसमें अमेरिका ने शहनशाह ईरान को रिप्लेस किया विद द खुमैनी रिजीम, तो उसके बाद भी ज़ाहिरन वो एक इस्लामी इनकलाब था, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन ईरान अमेरिका का साथ था और उसके मंसूबे का हिस्सा था। तो अब ईरान और इसराइल और अमेरिका को किस बात का ख़तरा है? नंबर एक। दूसरा सवाल अब ये उठता है कि 1957 से लेकर 1970 तक की भी अगर हम मान लें कि उसके बाद बकौल अमेरिका के वो उसने मुआहदा तोड़ दिया, तो 13 साल में क्या ईरान ने एटमी जौहरी प्रोग्राम का फेज़ 1 भी कंप्लीट नहीं किया? फिर उसके बाद अगर हम 80 से बकौल ईरान ने कि उसने जारी रखा और वो पुरअमन प्रोग्राम था, तो 80 से लेकर अभी 2025 तक अराउंड 45 ईयर्स हो गए। तो क्या 45 ईयर्स में ईरान अभी तक अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका? क्या ईरान एटम बम अभी तक नहीं बना सका? ये वो सवालात हैं जो मजबूर करते हैं कि ये जो जंग है ये एक आलमी साजिश है। अब दूसरा सवाल ये है कि दोस्तों, आप जानते हैं कि बम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये 3 मराइल में होती है। नंबर 1, यूरेनियम की अफसूदगी होती है, यानी इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम होता है। सेकंड में वो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, और थर्ड में डिलीवरी सिस्टम होता है।
अब यार एक इतना बड़ा मुल्क अपने 45 ईयर्स टेन्योर में अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं कर सका इन तीनों में से, जबकि इसके पैरेलली ईरान 300 से लेकर 4000 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज तक मिसाइल्स बना चुका है और तमाम हाइपरसोनिक्स और उसके बाद जो उसके जौहरी मिसाइल्स हैं वो सारे कंप्लीट कर चुका है। तो वाई नॉट एटम बम। इस पूरी टन्योर के अंदर ईरान ये भी कहता रहा कि मेरा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है और अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाता रहा। इस पूरे टन्योर के अंदर IAEA विजिट्स भी करती रहीं, उसके बाद वहाँ पे मुआहदे भी होते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे टन्योर के अंदर ना तो IAEA ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन दी कि उसको बैन किया जाए और ना ही अमेरिका ने इसके ऊपर हमले किए, ना ही इसराइल। अब ये सब कुछ क्यों हुआ? दूसरा सवाल ये है कि ईरान जो दुनिया की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होता है, वो बेखबर कैसा रहा? हमले के 3 हमलों के बाद ईरान 3 दिन खामोश क्यों रहा? तीसरी रात को ही ईरान ने जवाबी हमला किया और वो भी भरपूर किया। ये ताखीर किसी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों ये वो सवालात हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। नंबर 1, इसराइल को सबसे पहला तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान खुद है। दूसरी बात, ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी देने वाला अमेरिका खुद है। तीसरी बात कि ईरान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है कि उसका जो हाइपरसोनिक सिस्टम है, उसका वॉरफेयर सिस्टम इतना मजबूत है, उसका मिसाइल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जो अभी फुली एक्टिवेट है और वो ईरान इसराइल के ऊपर शदीद जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हमले भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त क्यों खामोश था जब इसराइल के त्यारे ईरान में आते हैं, वो बमबारी करते हैं और उसके ड्रोन्स आते हैं, उस वक्त उसका ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर सका? उससे आगे चलें कि दोस्तों आप जानते हैं कि कई अरसा से हिजबुल्लाह और हमास इसराइल के साथ जंग में मुब्तला हैं। पूरा फ़लस्तीन तबाह बर्बाद हो गया और वहाँ पर हमास और 2 ग्रुप हिजबुल्लाह ही लड़ रहे हैं। लेकिन जब 13 जून से ये जंग शुरू होती है डायरेक्टली बिटवीन द इसराइल एंड ईरान, तो ये दोनों ग्रुप्स खामोश, इनकी तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आ रही। जबकि उनके लिए तो ये एक बेहतरीन मौका है, जब ईरान डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो गया तो इन 2 ग्रुप्स को तो मजीद इसराइल को टारगेट करना चाहिए, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं। अब ये सारी चीज़ों को अगर बंदा हिस्ट्री में जाके देखे और तो फिर एक जहनों में अजीब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि ये जो जंग हो रही है और इसमें जो तबाही हो रही है, जो अमवात हो रही हैं, जो मासूम शहरी जो है ना वो मर रहे हैं, फिर ये सब क्या है? ये बहुत बड़ा एक क्या आलमी खेल नहीं है जिसके पीछे एक और बहुत बड़ा मिशन है? देखें अमेरिका की एक ट्रेडिशन रही है और तारीख रही है कि अमेरिका हमेशा लोगों को यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद उसको वो ख़त्म कर देता है। अराउंड 90s कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका रिजीम चेंज ला चुका है। नो, आई थिंक द ईरान इज़ एंड ऑफ दिस होल गेम। आप इराक देख लें, सद्दाम हुसैन को हीरो बनाया, मुस्लिम्स हीरो बनाया और उसके बाद उसको फिर इस्तेमाल करके मार दिया। लेबनान को देख लें, फिर शाम को देख लें, फिर फ़लस्तीन की यासिर अराफात को देख लें, वो भी मुस्लिम्स हीरो बना रहा। यानी इस पूरे मिडल ईस्ट के ममालिक में कोई एक मुल्क भी नहीं बचा जिसके अंदर इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका ने रिजीम चेंज ला के एक नई गेम ना शुरू कर दी हो। सो ईरान भी तो अमेरिका का खुद ही था और ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये तीनों सेम पेज के ऊपर थे। हाँ, अलबत्ता प्लानिंग चेंज होती रहती है, कभी फ्रंट पे वो एंटी अमेरिकन हो जाते हैं, कभी वो प्रो अमेरिकन हो जाते हैं। जिस जिस तरह अभी शहनशाह ईरान का जो बेटा है वो बहुत एक्टिव हुआ है और दिस टाइम ही अगेन ट्राई टू कम ओवरकम द ईरान गवर्नमेंट।
तो ये जो पूरी गेम है इसमें ऐसी परेशान होने की या टेंशन की क्या ज़रूरत है। ये तो शुरू से ही अमेरिका की एक रिवायत रही है कि उसकी पॉलिसी ही जंगी है, कभी एक मुल्क पे अटैक कर दो, कभी दूसरे मुल्क पे अटैक कर दो। लेकिन इसमें ईरान के ऊपर बहुत सवालिया निशान उठ रहे हैं, जो इस वक्त अपने आप को सेंट्रल एशिया के अंदर एक मुस्लिम स्टेट भी करार दे रहा है, लेकिन उसके ग्राउंड रियलिटीज जो इंडिकेट्स कर रही हैं दैट्स गोज दैट ये एक और प्लान है। देखें, जो लोग जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो ये समझने की कोशिश करें कि इधर आपकी टेबल पे नेगोशिएशन चल रही है और एन उसी दूसरे दिन इसराइल डायरेक्ट अटैक करता है उसके ऊपर। क्या इस पूरी अटैक का खुमैनी को पता नहीं था? मतलब फिर अगर उसको नहीं पता था तो फिर तो वो एटमी ताकत तो क्या, उससे तो मिसाइल भी वापस ले लिए जाए, उससे तो फिर सारा कुछ खाली कर दिया जाए, फिर उसको हुकूमत में रहने का कोई जवाज ही नहीं बनता। फिर तो ईरान को खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए। यानी अगर आप इतनी हाई टेक्नोलॉजी रखने वाले मुल्क हैं, इतनी सुपर ताकत हैं आप बड़ी एशिया की, आपको ये भी खबर नहीं है कि मेरे ऊपर जंग होने वाली है। दोस्तों, मैं इस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सवालात उठा रहा हूँ। इसराइल ने जब अटैक दूसरे दिन किया, उससे 24 घंटे पहले तो अल जजीरा और नेशनल मीडिया ने खबर दे दी कि अमेरिका ने अपनी जो करीब मिडल ईस्ट के अंदर उसके एयर बेसिस हैं या उसके जो जहाज़ हैं उनको वापस कर दिया था, उनके अपने स्टाफ को वापस भेजना शुरू कर दिया, उसने अपने लोगों को सेफ एग्जिट देना शुरू कर दी। तो ये सब जब दुनिया देख रही थी, जब इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, तो क्या ईरान के सुप्रीम कमांडर को ये खबर नहीं थी कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है और वो टेबल पे बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं? तो क्या उसका जो सिस्टम था वो उसके एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ जब पूरी एक मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि जिस देयर इज समथिंग गोइंग ऑन और कुछ होने वाला है अंदर 24 घंटों के अंदर, ये खबरें आ गई थी। तो उस 24 घंटों के अंदर इसराइल का पूरा ईरान का जो पूरा सिस्टम है वो कहाँ सोया हुआ था? फिर उसके बाद यार कोई कॉमन सेंस यूज होती है कि आप इतना बड़ा मुल्क हैं और इतना बड़ा आपके पास जदीद सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी है, और पूरे 6 से 7 महीने इसराइल के लोग थ्रू स्मगलिंग या डिफरेंट वेज के अंदर आपके मुल्क में दाखिल होते हैं, वहाँ पे वो ड्रोन्स को असम्बल्ड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर वो आपके शहरों में घूमते हैं, फिर वहाँ पे जाके प्रॉपर वो स्टेप्स बनाते हैं और वहीं से उड़ के वो आपके अटैक्स करते हैं, और आपकी जितनी मिलिट्री टॉप लीडरशिप है अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट जो हैं उनको वो मारती है। आप बिल्कुल सोए रहते हैं, आपको कोई खबर ही नहीं है। अच्छा, अगर आप बिल्कुल ही इतने मासूम थे, इतने आपके पास कुछ नहीं था, आप इतनी ही अंदर से स्पाई लैंड बन गए थे, तो फिर ये अब जो आपने 2 दिन वक्फे के बाद इसराइल पर अटैक शुरू किए, जिस तरह भरपूर तरीके से आप इसराइल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सब फिर कहाँ से आया? अभी तो आप क्लेम ये भी कर रहे हैं कि मैंने F-35 को भी जैम करके गिरा दिया, मैंने उनके जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी उड़ा दिया, आपने उसके जदीद रडार सिस्टम को भी उड़ा दिया। तो ये सब अगर अब पॉसिबल हुआ तो ये 2 दिन पहले क्यों नहीं था? ये वो चंद सवालात हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो ग्लोबल वॉर इस वक्त डिक्लेयर है, इस वक्त ये ग्लोबल वॉर इटसेल्फ एक प्री प्लान्ड गेम है, और ये प्री प्लान्ड गेम के पीछे एक और सेंट्रल एशिया के लिए बहुत ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जो कि चंद दिनों में ख़त्म होने वाला है। आज अमेरिका भी उसमें इन हो गया। अब यहाँ एक और बड़ा अलमिया देखें कि ट्रंप अपने आप को एज द वर्ल्ड पीस पर्सन डिक्लेयर करने की ख्वाहिशमंद है कि जी मुझे जो है ना वो नोबल इनाम दिया जाए फॉर द पीस। यार क्या ही ये मतलब ये अजीब जहालत है। या तो ये दुनिया डफर बन चुकी है, बिल्कुल फारिग हो चुकी है कि एक बंदा, चंद सालों से इसराइल में लाखों लोग मारे गए, हजारों बच्चों को शहीद किया गया, जेनोसाइड्स कर रहे हैं, और कौन करवा रहा है सरपरस्ती? यूएस खुद करा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उसका पहला बयान यही था कि जी नो, फिनिश द गेम। उसके बाद ईरान के ऊपर आप अटैक करवा रहे हैं, खुद हमले कर रहे हैं, और आप नोबल इनाम फॉर द पीस भी मांग रहे हैं, और दुनिया उसको रिकमेंड भी कर रही है।
अब इससे आगे एक सवाल है, क्या ये सारी चीज़ों को अगर हम सामने रखें, तारीख को, आज जो अमेरिका ने B-52 बम्बर त्यारे भेजकर हमला किया ईरान के ऊपर और ये क्लेम किया कि हमने ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ईरान ये क्लेम कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, जो उसके प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स 500 मीटर डेप्थ ज़मीन के अंदर हैं और बहुत सेफ जगह पे हैं, जहाँ पॉसिबल नहीं है कि ऊपर से बमबारी से ख़त्म किए जाएं। तो ये सब कुछ अगर इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्टर्स को पता है, एक्सपर्ट्स जानते हैं, तो क्या इसका आइडिया ट्रंप को या इसराइल को नहीं है? अगर वो ये एक 3 जहाज आए, बमबारी करके चले गए और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि जी बिल्कुल सेफली वो वापस आ गए, आई अप्रिशिएट माई वॉरियर्स, तो क्या ये एक ड्रामा है या क्या ये हकीकत है? इज इट पॉसिबल? लेकिन मेरे जहन के अंदर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन जो है ना वो रेज हो रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम ईरान के पास इस वक्त मौजूद है। हाई सिक्योर किस्म की पहाड़ों के अंदर उसने अपने जो है ना वो दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है। जौहरी निज़ाम को 54 साल हो गए हैं 80 के बाद खुमैनी गवर्नमेंट को, यानी खुमैनी जो रजीम आया शहंशाह ईरान के बाद, 54 साल में हाउ इट्स पॉसिबल कि ईरान के पास एटम बम नहीं है? हो ही नहीं सकता। अब अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो इट्स मीन ईरान को जो ताकत दी गई है ये अमेरिका ने खुद दी है, और ये इजराइल, अमेरिका और ईरान का एक प्लान है जो कि है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो शहंशाह ईरान को क्यों रिप्लेस किया गया था रातों रात, और फिर जो खुमैनी रिजीम आई और जो खुमैनी साहब ने टेक ओवर किया वो कहाँ से आए थे? फ्रांस में तो वो रह रहे थे, जिलावतनी में, फ्रांस से उन्होंने भेज दिया। जिलावतनी में ये पनाह भी खुद देते हैं, सेफ रखते हैं कि अगले एक मनसूबे के लिए इस बंदे को यूटिलाइज कर दिया जाएगा। जैसे उसके बाद उसको वहाँ से फ्रांस से उतारा और ईरान में ले आए, और दुनिया का स्पेशली इस्लामी ममालिक को ये बावर कराया गया कि ये वो एक सख्त इस्लामी मुल्क है जो एंटी अमेरिका है। एम्बेसियों पे हमला कर दो, ये कब्जा कर दो, वो कर दो, दिस ऑल वाज ब्लडी गेम। और ये इस वक्त भी जो सेंट्रल एशिया में एक ग्लोबल चेंज आ रहा है, ईरान, रशिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, और इस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो चीन है। उसको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, माइट बी आई रॉन्ग, दिस ऑल प्ले इज गोइंग ऑन, जस्ट एक प्ले है, और ये सेंट्रल एशिया में एक नई रिजीम चेंज करेंगे ईरान में। लेकिन ईरान में रिजीम चेंज करने से पहले उनके जो ख़तरनाक मकासद हैं, जो अज़ाइम हैं, वो शायद उन्होंने पूरी कर ली हैं, इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू द ईरान। इट्स नॉट पॉसिबल कि ईरान में एटम बम ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक सेफ स्टोरेज सिस्टम ईरान में ना बना हो, यूएस का और इसराइल का, बिकॉज इसराइल एक चाहता है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनूं, और अमेरिका भी ये चाहता है कि ग्रेटर इंडिया बने, और इसराइल की ये बहुत ख्वाहिश और कोशिश है कि मैं किसी तरीका से इंडिया के अंदर कश्मीर के श्रीनगर में अपने अड्डे बनाऊं। बट चीन और पाकिस्तान की वजह से अभी तक वो ये जुर्रत नहीं कर सका। उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ इस खिता में अपने अड्डे बनाएं। तो आई थिंक द ईरान इज द बेस्ट एंड सूटेबल टेरिटरी फॉर द इसराइल एंड अमेरिका, जो कि आने वाले चंद दहाइयों में वो सेफली इस जगह को यूज़ कर सकते हैं विद द चेंज ऑफ रिजीम। एक रिजीम ने एक मकसद पूरा किया, दूसरी रिजीम ने एक मुसलमानों के जज्बात को उभारा, उसको डाइवर्ट किया, और इस पूरे पीरियड के अंदर वो ईरान को स्ट्रॉन्ग करते रहे, वहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते रहे, वहाँ पे उनको सेफ स्टोरेज सिस्टम बना कर दिया, सेफ सिस्टम बना कर दिया। एट द एंड जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो खुमैनी भी चेंज हो जाएगा। सो व्हाट, अमेरिका के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को चेंज करना, क्योंकि ये उसकी रिवायत में शामिल है, उसकी ट्रेडिशन में शामिल है
कि वो जब भी किसी गवर्नमेंट को यूज़ करता है उसके बाद उसको या तो मार देते हैं या वहाँ पे रिजीम चेंज ला के हुकूमत को उड़ा देते हैं। ये आपके सामने हिस्ट्री है, आप मिडल ईस्ट को देख लें। आप मतलब यहाँ हर कदम के ऊपर आपको एक क्वेश्चन उठता है भाई, ईरान ने जो अब अटैक कर रहा है, खतरनाक किस्म के हमले बकौल उसके इजराइल पे कर रहा है, ये आज से 3 साल पहले क्यों नहीं किए? जब इस हमास के लीडर्स को मारा, पिन पॉइंट टारगेटेड पे जाके मारा, ईरान के अंदर मारा, उर्दन के अंदर मारा, ईरान ने उस वक्त ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जब 2 साल से इसराइल में अराउंड 55,000 प्लस बच्चों को मार दिया गया, वहां पे पूरी पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया गया नेतन्याहू ने, उस वक्त इसराइल ने एक्शन क्यों नहीं ली? उस वक्त इसराइल के हाइपरसोनिक मिसाइल कहां थे? उस वक्त इसराइल का ये सुपरसोनिक मिसाइल किधर थे? वॉरफेयर सिस्टम कहां था उस वक्त? किसी एक बंदे के ऊपर उसने रिस्पॉन्ड किया? अब भी रिस्पॉन्ड क्या किया? मीटिंग में बैठे हुए, दूसरे दिन अटैक होते हैं और पूरी टॉप मिलिट्री लीडरशिप विद साइंसदान को उड़ा देते हैं। हाथ ही काट दो, कहानी ही खत्म कर दो। 2 दिन खामोश रहते हैं, तीसरे दिन एक्टिव हो जाता है, जस्ट टू डाइवर्ट द लोगों के जहनों को कि जी मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं जवाब दूंगा, जो दे रहा है। बट क्या ये सारा आर्टिफिशियल है, सरमोनियल है, या दुनिया के सामने एक ड्रामा है? और इसके पीछे कौन सा खतरनाक खेल खेला जा रहा है, अगला कौन सा मंसूबे बन रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। ये सवाल ये नहीं है इस वक्त जो मीडिया पे तज्जिए हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग तज्जिए कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा अटैक हो गया, अस्पताल ख़त्म हो गया, जहाज गिर गए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, डेपोज तबाह हो गए। दीज ऑल थिंग डजंट मैटर इन द वॉर। देखिए, दुनिया में पावर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स में बंदों के मरने मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मासूम जाने जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। टेक केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स इन द वॉर। आप हिस्ट्री देख लें, अफगानिस्तान में 20 साल तो अमेरिका ने जंग लड़ी विद द हेल्प ऑफ नेटो। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग अफगानिस्तान में शहीद हुए। क्या हुआ? एट द एंड उसी तालिबान को, उन्हीं लोगों को अमेरिका ने खुद गवर्नमेंट हैंड ओवर करके चले गए। देन व्हाट वाज दिस? उस वक्त भी तो पूरी मुस्लिम उम्मा कह रहे थे जी तालिबान के साथ हैं हम, और ये इस्लाम की जंग है, और ये है और वो है। तो 20 साल पूरी नेटो, पूरी अमेरिका ने ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए, लाखों लोग मारे गए, पूरा का पूरा अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, और एट द एंड उन्हीं लोगों को फिर वो हैंड ओवर करके जा रहे हैं। तो दुनिया को क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? पावर पॉलिटिक्स में ये चीजें मैटर नहीं करती। जब जंग लगती है तो डेफिनेटली उसमें शहरी भी मरते हैं, उसमें नुकसान भी होता है, उसमें सब कुछ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है। ये दीज आर द नॉर्मल थिंग। बट उसके पीछे मकसद क्या है? मतलब है, मैं एट द एंड फिर ये बार बार एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि भाई आपका मुद्दा ही यही है कि ईरान से हमें खतरा इसलिए है कि उसका जौहरी प्रोग्राम है, ईरान से हमें डर इसलिए कि उसके पास एटम बम है। तो भाई ये एटम बम दिया किसने? आप ही ने तो दिया था इसको। 1957 में अमेरिका ने खुद ही तो जौहरी प्रोग्राम दिया ईरान को। 13-14 साल तो उसने सपोर्ट की। फिर जब वो रिजीम चेंज लाया तो दुनिया को दिखाने के लिए उसने मुआहदे कर दिया कि जी हम तो इसके खिलाफ हैं वगैरह वगैरह, बट बिहाइंड द स्क्रीन तो ये सपोर्ट जारी थी है। तो ये चंद वो सवालात हैं जिस पर मैंने आपके सामने एक तज्जिया पेश किया। आप भी अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।